हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत से संबंधित 115 प्लस एमसीक्यू या महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है, जो एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी साहित्य के अंदर पूछे जाएंगे। इतना प्रश्न आपको पहली बार यूट्यूब में देखने को मिल रहे होंगे इस टॉपिक से। और आपको इस टॉपिक से अगर चैप्टर पढ़ लिए होंगे, अगर जो भी लहासा की ओर जो चैप्टर आप पढ़े होंगे, उसके बाद ये एमसीक्यू लगा लीजिए, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कि हर लाइन से उठाया गया प्रश्न के, ताकि आपका एग्जाम में कहीं से प्रश्न छूटे नहीं। और प्लस उसके साथ है जो लेखक परिचय है राहुल संकृत्यान से संबंधित, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया हूँ। आप कहीं से छूटने वाला प्रश्न नहीं है। तो सभी लोग एक बार शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और जिनको भी इस प्रकार कंटेंट या पीडीएफ चाहिए, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, और इसी पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कितना प्राइस है, कितना एमसीक्यू रहेगा, या डिस्कशन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक के मेंशन रहेंगे कि इस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। और 51 रचनाएँ में से आपको 46 रचनाएँ कंप्लीट हो गई है। 46 या 47 भी बोल सकते हैं, 47 या 46 रचनाएँ अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो जिनको भी चाहिए जल्दी जल्दी परचेस कीजिए, पीडीएफ लीजिए या ऑनलाइन करके पढ़िए, नोट्स बनाइए, या मैं जो दिया हूँ उससे पढ़िए, और भी मटेरियल उसको भी पढ़िए। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट प्रश्न संख्या 1 जो है, मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर के अनुसार राहुल संकृत्यान लहासा में कितने महीने और कितने दिन रहे थे? 2 महीना 11 दिन रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, लहासा की ओर रचना किस विधा में है? तो यात्रा वृत्त है। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक अक्सर किसको पत्र लिखा करते हैं? तो आनंद को लिखा करते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में है? तो 5 है। और प्रश्न संख्या 5 जो है, मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ खंड निम्नलिखित में से किस पत्रिका में छपे हुए थे? तो सरस्वती। मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में सही नहीं है, यह डायरी शैली में है, सही है। यह 1937 से प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। इसका प्रकाशन दारागंज से हुआ था, सही है। यह आगे का यात्रावृत्त नहीं है, राहुल जी का यात्रावृत्त है। नेक्स्ट है, राहुल संकृत्यान जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। राहुल संकृत्यान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में हुई थी। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तो खोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोटी कहते हैं। कुची कुची का क्या अर्थ है? दया दया। भरिया किसे कहते हैं? भारवाहक या कुली को कहते हैं। मंदिर में कितने पोथियां रखी थी? 103 रखी थी। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? तो सैनिक मार्ग था। तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमित का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? सुमति की अच्छी जान पहचान के कारण। राहुल संकृत्यान का जन्म किस रिश्तेदार के यहाँ हुआ था? तो नानी के यहाँ या ननिहाल के यहाँ हुआ था। छद्म भेष का क्या अभिप्राय है? तो बनावटी भेष। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? तो भीख मांगने का। नेक्स्ट है, नेपाल का अतीत किस देश की चीजें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? तो हिंदुस्तान की। लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे खड़े थे? 16-17 हजार फीट। तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती कराता था? तो बेगार मजदूरों से कराता था। लेखक कहां जाते हुए रास्ता भटक गए थे? तो लड़कोर। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर क्या डालने की जरूरत होती थी? नमक और मक्खन। तिब्बत की जमीन किस में बटी हुई थी? तो जागीरों में बटी थी, जागीरदारों में बटी थी। लेखक ने लहासा जाने का निर्णय क्यों लिया था? अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण।
लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया था? तो मंगोल जाति का। डाकू के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो डांडे। लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे हुए थे? तो गरीब झोपड़ी में ठहरे हुए थे। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह क्यों है? क्योंकि देखिए वहाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ आसपास की मीलों तक कोई गांव नहीं है और डाकू के लिए सुरक्षित जगह था। उपयुक्त सभी हो गए यहाँ पर। यहाँ खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती थी? क्योंकि खून करने वाला खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। डकैत जो है आदमी को किस प्रकार लूटते थे? पहले क्या करते थे? आदमी को पकड़ते थे, फिर उसका वध करते थे, इसके बाद उसका सामान लूट लेते थे। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथ में था? तो मठ के यानी बिहारों के। नेपाल तिब्बत के अलावा लहासा जाने का दूसरा मार्ग कौन सा था? तो विकल्प आपका सी से उतर जाएंगे, फरी कड़ीपोड़ मार्ग। लहासा की ओर पाठ में लेखक का गाइड कौन था? तो सुमति। लेखक कहाँ के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया था? तो विकल्प बी सही उतर जाएंगे। ठोडेला के पहले आखिरी गांव में लेखक किस वेश में था? तो भीख मंगे। किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं होता था? निर्जन स्थानों में। शेखर के खेती के मुखिया कौन थे? तो नमसे यानी भिक्षु। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते थे? तो नमसे कहा जाता था। राहुल संख्यात्यान जी का कौन सा शास्त्र लिखा गया था? गोमकड़ शास्त्र। राहुल संख्यात्यान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ के पंदाहा गांव में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता क्या था? तो नमक और मक्खन से बनाई जाती थी। दूर के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया था? किसानों ने। राहुल संख्यात्यान के पैतृक गांव का नाम क्या था? तो कनेला था। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? तो सुमति था। ठोडेला क्या था? एक स्थान का जगह या न जगह का नाम स्थान था या जगह था। लेखक किसकी ओर अपने घोड़े पर झूमता चला जा रहा था? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल पाया था? 1.5 यानी 1.5 कर सकते हैं या 1.5 ऐसे भी ओके, ध्यान रखिएगा। मंगोलों का मुंह कैसा होता था? तो लाल होता था। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनकर किस बिहार की ओर चलने के लिए कहा था? शेखर। लेखक जहां से गलत रास्ते पर चला था वहां कितने रास्ते फूटे थे? तो 2। सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूल डाले थे? 2। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? 3 बार। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी? तो खोटी। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, शेखर बिहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक वजन कितने कितने शेर थे? तो 15-15 शेर थे। किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़े थे? तो नम से। लेकिन मेरा कसूर नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा चांस आने का। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, ये कथन किसका है? तो लेखक का है। नेक्स्ट है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस कथन का आशय क्या है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में गरम हो गया था। नेक्स्ट है, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली थी? तो घोड़े की ली थी। सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देते हैं? बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे।
टिड़गी के मैदान की विशेषता क्या था? वो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला था? तो 1 मील से ज़्यादा, माने कि 1 मील करने मतलब है 1.5 मील। ठीक है, 1.5 मील तक लगभग चल दिया था। सुमति कौन था? तो मंगोल भिक्षु लहासा की यात्रा में था। लेखक साथी था, एक पुरोहित था, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर की एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उस पहाड़ी का नाम का था टिहरी समाधि गिरी। नेक्स्ट है, तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमित का साथ लेखक के लिए क्यों फायदेमंद रहा था? क्योंकि सुमति जो था उस इलाके के लोगों और भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह जानकारी था उसके। लेखक के अनुसार रास्ते में जगह जगह पर क्या बने हुए थे? चीनी फौजियों की चौकियों और किले परिचित थे। नेक्स्ट है, चीनी फौजियों द्वारा चौकियों और किले किस लिए बनाए गए थे? चीनी सैनिकों को रहने के लिए। वीरान हो चुकी चौकियां और किलों के कुछ हिस्सों को किसने अपना बसेरा बना लिया था? तो वहां के किसान ने। परित्यक्त चीनी किले में लेखक और उनके मित्र क्यों रुके थे? चाय पीने के लिए। उस समय तिब्बत के समाज में क्या नहीं था? जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव। क्या उस समय तिब्बती समाज में महिलाएं पर्दा करती थी? नहीं करती थी। नेक्स्ट है, चोरी के डर से किन्हें घरों में घुसने नहीं दिया जाता था? तो निम्न स्तर के भिखारियों को नहीं घुसने दिया जाता था। गांव के एक पुल को पार करने के लिए क्या देना पड़ता था? चीट देना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुल को पार करने के बाद लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुंचे थे? तो ठोडेला के पहले पड़ने वाला आखिरी गांव में। लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे हुए थे? ठोडेला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में। लेखक कितने साल बाद इसी रास्ता से वापस लौटे थे? 5 साल बाद। उस वक्त तिब्बत में कौन सा कानून लागू नहीं था? हथियार का कानून लागू नहीं था। नेक्स्ट है, लेखक गलत रास्ते से कितने मील की आगे चल गए थे? 1.5 मील। सुमति ने लेखक को चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? तो भीख मांगने का। लेखक और उनके दोस्त सुमति थडला डांडे की चढ़ाई किससे की थी? तो घोड़े से की थी। थुक्पा क्या होता था? एक प्रकार खाद्य पदार्थ था। सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देते थे? तो बोध गया से लाए गए कपड़ों के गंडे। तिब्बत की जमीन किससे बटी हुई थी? जागीरदारों में बटी थी। शेखर बिहार में लेखक किससे मिले थे? नमसे यानी बौद्ध भिक्षु से मिले थे। राहुल संकेत्यान जो लेखक हैं का बौद्ध धर्म अपनाने से पहले क्या नाम था? केदार पांडे था। राहुल संकेत्यान ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? 1930 ईस्वी में। राहुल संकेत्यान ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था? श्रीलंका में। मेरे तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल संकेत्यान हो जाएंगे। मेरे तिब्बत यात्रा वृत्तांत राहुल संकेत्यान द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? तो 1937 में। अब मेरी तिब्बत यात्रा के 5 खंड होते हैं। यात्रा वृत्तांत तो 5 खंडों में। देखिए, पांचों खंड को याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। पहला खंड में है लहासा से उत्तर की ओर, खंड 2 में 4 की ओर, तीसरे का सक्या की ओर, और खंड 4 में है जिनेम की ओर, और खंड 5 में नेपाल की ओर। इसे भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाले दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, लहासा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते हैं? तो कुची कुची दया दया, कुची कुची में दया दया करके 1 पैसा, इसी करके मांगते थे भीख। नेक्स्ट है, लड़कोर जाने के लिए करीब कितनी हजार फीट चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी? 17-18। किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता था? किसका था? सुमति। तिब्बत में लोग लाठी की जगह क्या फिरते थे? पिस्तौल और बंदूक दोनों हो जाएंगे। भीटे का क्या अर्थ होता है? इस मैंने कि यथावृत्तांत में देखिएगा तो भीटे आया हुआ है टीले का आकार का ऊंचा स्थान को। कंडे का क्या प्रवाची है? उपले, गोबर का बना हुआ रहता है उपला। सत्तू किसे कहते हैं? तो भुने हुए अन्न का आटा।
गंडा क्या होता है? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। राहुल संकट ने तिब्बत यात्रा किस देश से रास्ता से की थी? नेपाल से। पाठ में तिब्बत की राजधानी क्या बताया गया है? लहासा। शेखर बिहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? 103। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल संकटयान का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी। राहुल संकटयान साहित्य जगत में किस रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गए थे? तो भ्रमणशील। किस साहित्यकार को काशी के पंडितों ने महापंडित की उपाधि से सम्मानित किया था? राहुल संकटयान को। नेक्स्ट है, राहुल संकटयान ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना? सरहप्पा को। राहुल संकटयान ने किस बोली को कोरवी बोली नाम दिया था? खड़ी बोली। राहुल संकटयान के पिता का क्या नाम था? तो गोवर्धन पांडे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भ्रमणशील साहित्यकार के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो राहुल संकटयान। नेक्स्ट प्रश्न है, संकलित अंश कौन सा? लहासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। राहुल जी की 5 तिब्बत यात्रा था। पहला जो प्रथम खंड है कि लहासा की ओर, तो जो उन्होंने में नेपाल का की थी, कब किए थे? सन 1929 से 30 के बीच में किए थे। नेक्स्ट यहां से देखिए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उसमें भारतीय को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्हें एक यात्रा भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनेगा। उस समय भारतीय को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि एक यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। भारतीय को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं था, क्योंकि अलाउ नहीं था। तो वो क्यों, कैसे गए थे? तो एक यात्रा के दौरान गए थे और भिखमंगे के छद्म भेष में गए थे। और यहाँ बताया, तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाला दुर्गम रास्ताओं का वर्णन उन्हें बहुत रोचक ही शैली में किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से शायद आपको प्रश्न बन जाएंगे। जो 110 MCQ है वहां से प्रश्न नहीं बनेगा हो सके तो, लेकिन ये वाला जो लाइन हम लिखे हैं ना, इसे ध्यान रखिएगा, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी लाइन से हो सकता प्रश्न बन जाएगा। ऐसे सब प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस लाइन को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहला यहाँ से प्रथम तिब्बत यात्रा है ये 1929-30, ये भी प्रश्न हो जाएगा। अनुमति नहीं था, क्यों नहीं था, कैसे गए थे, उसको भी। तिब्बत के धान लहासा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तब से उनका नाम क्या होगा? राहुल संकटयान हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलका से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें भी याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि के विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? 150 है। तो ये था मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया है। आप लोग देखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जो भी मैं अभी तक अवेलेबल कराया हूँ, तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके पीछे भागना पड़ा है, तभी ये कंटेंट इतना अच्छा तैयार हो पाया है। आपको ये कंटेंट बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, इसलिए जिनको भी टाइम का थोड़ा सा अभाव है तो वो PDF प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और PDF लीजिए, परचेस कीजिए। या डिस्कशन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक मेंशन किए हुए रहेंगे, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे। साथ में 51 रचनाएं में से हमको लगता है कि 47 रचनाएं कंप्लीट हो गए हैं, 46 या 47 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से परचेस कीजिए, बहुत तैयारी को और भी, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।